नमस्कार, स्वागत है CS पॉइंट में। आज हम बायोलॉजी की श्रृंखला में युग्मक जनन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा कमेंट आ रहा था कि हमने थोड़ा सा विलंब किया है, लेट किया है। कुछ बगल में जहाँ स्टूडियो है वहाँ पर कुछ समारोह कार्यक्रम चल रहा था, तो बोलचाल हलचल की तेज़ी से चल रही थी समस्याएं, तो हमने इसको जो है माइनर किया है और आवाज़ ज़्यादा जा रही थी, इसलिए हमने जो है इस पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। आज हम पढ़ेंगे युग्मक जनन के बारे में। जो मानव जनन में हमारा चैप्टर चल रहा है, हमने मादा जनन अंग पढ़ लिया, पुरुष जनन अंग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जब अंग निर्माण हो जाते हैं तो क्या होता है। युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक निर्माण पढ़ने से पहले कुछ घटनाएं घटती हैं, जैसे बॉडी में चेंजिंग आते हैं। नर में नर हार्मोन्स स्रावित होने लगते हैं, मादा में मादा हार्मोन स्रावित होने लगते हैं। इसमें ये लिखने की चीज़ें नहीं हैं, बस हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, नर में जैसे जो नर होते हैं उनके बॉडी में जननांगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। आवाज़ भारी होने लगती है, शरीर का निर्माण तेज़ी से होने लगता है, जनन ग्रंथियाँ जो है तेज़ी से विकसित होने लगती हैं। उसी प्रकार से मादा में भी क्या होता है कि मादा में भी शरीर का विकास तेज़ी से होता है और उनके जनन ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियों में तेज़ी से विकास होने लगता है। ये सब इसके प्राथमिक सिम्पटम हैं, प्राइमरी सिम्पटम्स हैं जो युग्मक जनन के निर्माण होने के संकेत देते हैं। लेकिन वास्तव में युग्मक जनन आपके सिलेबस में है, तो युग्मक जनन कैसे होता है इसमें हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। 40-45 मिनट का जो भी वीडियो होगा पूरा आप देखिएगा। इसमें हमने दो प्रकार के चित्र बनाए हैं, एक तरफ नर जनन अंग और एक तरफ मादा जनन अंग के बारे में बताया है। अच्छा, कई मैंने यूट्यूब में देखा है कि ओवरी के अंदर, जैसे ये ओवरी है, यहीं पर सारी पुटिकाओं का निर्माण करके बता देते हैं। अरे भैया, वो ओओजेनेसिस निर्माण करने की प्रक्रिया है। अभी हमने जनन बता रहे हैं ना, जब हम जनन बताएंगे तो वहाँ भी हम निर्माण बताएंगे, तो हम तो और बेहतर बताएंगे, आप चिंता ना करिए। फिगर के मामले में तो सबसे बेस्ट टीचर हूँ मैं, ये मान के चलिएगा। ठीक है, मैं लपालप अन्य यूट्यूबरों की तरह मैं इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ाता। मैं बहुत सही चीज़ें और सही तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मुझे सिलेबस ख़त्म करने की कोई जल्दी नहीं है। मैं आराम से सिलेबस करता हूँ। मुझे यूट्यूब से पैसा कमाने की कोई जल्दी नहीं है। आप देखते हैं मेरे वीडियो हफ्ते एक आध 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आ जाते हैं, एक आध ठो आते हैं। तो इसलिए मैं जो चीज़ें पढ़ाऊँगा बहुत आराम से पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से चलेंगे युग्मक निर्माण करने की हेडिंग डालेंगे आप, युग्मक निर्माण न युग्मक जनन, हेडिंग डालेंगे युग्मक जनन। लिखिए, युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को, क्वेश्चन लिखेंगे, युग्मकों की निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मकों के निर्माण होने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। लिंग के आधार पर युग्मक जनन 2 प्रकार के होता है। लिंग के आधार पर युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है। अब यहाँ लिखेंगे, लिंग के आधार पर युग्मक जनन 2 प्रकार का होता है। एक नर युग्म, एक जो है शुक्राणु जनन और एक होता है अंडाणु जनन। एक होता है शुक्राणु जनन और एक होता है अंडाणु जनन। एक होता है शुक्राणु जनन और एक होता है अंडाणु जनन। ठीक है, शुक्राणु जनन को स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है अंडाणु जनन को अंडाणु जनन, इसको ओओजेनेसिस ठीक है, ओओजेनेसिस कहते हैं। अब ये चीज़ें आप कहीं और सुने थे, जब शुरुआत में जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर प्राथमिक जो पहला लेक्चर था उसमें भी आपने इन दोनों के बारे में सुना था, लेकिन इतना डिटेल नहीं पढ़ा था। ठीक है, हम जानते हैं कि उस नर में ये क्या होता है, नर में युग्मक निर्माण होने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है और मादा में
अंडाणु निर्माण करने की प्रक्रिया को oogenesis कहता है। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, इसमें ओवा का निर्माण होता है। इतनी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, युग्मक निर्माण में या गैमेटोजेनेसिस में ठीक है, युग्मकों के निर्माण में ठीक दो प्रकार के लिंग होते हैं, एक होता है नर और एक होता है मादा। नर में शुक्राणु जनन होता है और मादा में अंडाणु जनन होता है। इंग्लिश में नर में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और फीमेल में oogenesis होता है। इतनी चीज़ें समझ में आई। हेडिंग डालकर लिखेंगे शुक्राणु जनन, ठीक है, शुक्राणु जनन, ठीक। अब शुक्राणु जनन में हेडिंग डालकर लिखेंगे, क्या लिखना है कि नर में शुक्राणु निर्माण करने की प्रक्रिया, हेडिंग डालेंगे तुरंत लिखिए, नर में शुक्राणु निर्माण करने की प्रक्रिया को, नर में शुक्राणु निर्माण करने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में स्पर्म का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया में स्पर्म का निर्माण होता है और स्पर्म नर के टेस्टिस में बनता है या वृषण में बनता है। यह स्पर्म कहाँ बनता है, नर के वृषण में बनता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब इसमें हम समझते हैं, जैसे नर के वृषण में हमने आपसे बताया था कि दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे इस प्रकार की कुछ संरचनाएं बताया था हमने, इस प्रकार की संरचनाएं बताया था। तो नर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं शुक्रजनन कोशिकाएं और एक होती हैं सर्टोली कोशिकाएं और एक होती हैं शुक्रजनन कोशिकाएं। ये चीज़ें हमने पढ़ा है, एक होती हैं सर्टोली कोशिकाएं और एक होती हैं शुक्रजनन कोशिकाएं, ठीक है। एक होती हैं सर्टोली कोशिकाएं और एक होती हैं शुक्रजनन कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं में क्या होता है, इसमें जो है इसमें जो है आपने देखा था कि इसमें दो प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती थी, एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका। इसके आवरण एक आध्य आवरण पाया जाता था, इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, सिर्फ इसके बारे में करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था उसी में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती थी। बाहर वाले को अधः कोशिका और अंतर वाले को जनन कोशिका कहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहता है। स्पर्मेटोसाइट कोशिका होती है। अब इसमें जो है जो ये जनन कोशिकाएं होती है, जनन कोशिकाओं में दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सर्टोली कोशिकाएं और एक होती हैं शुक्रजनक कोशिकाएं। अब ये जो ये होती है दोनों होती है ना। अब इसमें जो है शुक्रजनन कोशिकाओं में एक ये शुक्रजनन कोशिकाएं होती हैं। अब इसमें जो है जो निर्माण होता है 2n, एक कोशिका होती है, जो कोशिकाएं होती हैं 2n होती हैं। क्या होती हैं, 2n होती है। लाइट थोड़ा सा चली गई है, आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, लेक्चर हम बीच में नहीं रोक सकते हैं। अब इसमें कोशिकाएं ये 2n होती हैं, मतलब द्विगुणित होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। अब इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन या मियोसिस होता है। समसूत्री विभाजन के बाद ये कोशिकाएं दो रूपों में बदल जाती हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं, मतलब जो भी जाएंगे समान रूप से जाएंगे। अब इसे ही स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका कहते हैं। जैसे ही यह बनती है, अब इस कोशिका को प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शुक्रजनन कोशिका में पुनः समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद यह कोशिका, अर्धसूत्रीय विभाजन प्रथम होता है और इसके बाद यह 2n कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, मतलब दो प्रकार की हैप्लॉयड कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। अब इनमें फिर पुनः जो है मियोसिस सेकंड, मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है और इस प्रकार से कुल 4 प्रकार के शुक्रजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से कुल 4 प्रकार की शुक्रजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। आप इसके थोड़ा सा लाइट यहाँ पर ज़्यादा होगा, आप इसे देख लेंगे। यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट हुआ, किसमें हुआ, प्राथमिक शुक्रजनन कोशिकाओं में। प्राथमिक शुक्रजनन कोशिकाओं में मियोसिस फर्स्ट हुआ और उसके दौरान यहाँ पर 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण हुआ, एक यन यहाँ, एक न यहाँ। अब इस यन कोशिकाओं में फिर से अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय होता है और इसके बाद यह 4 प्रकार की, तो टोटल 4 प्रकार के शुक्राणु का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। समझ में आया, इसी प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। हेडिंग डालकर लिखेंगे
लिखेंगे शुक्राणु जनन नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्राणु जनन नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्राणु जनन नलिका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। शुक्राणु जनन नलिका में या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो प्रकार की क्या है, जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक सर्टोली कोशिका और दूसरा जो है शुक्र जनन कोशिका। एक सर्टोली कोशिका, दूसरा शुक्र जनन कोशिका। शुक्र जनन ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं में होता है। शुक्राणुओं का निर्माण इन्हीं कोशिकाओं में होता है। शुक्राणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। शुक्राणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। शुक्राणु कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिखेंगे अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे लिखेंगे कामा लगा करके। ठीक है, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका, प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती हैं। प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका या शुक्र जनन कोशिका स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती हैं, स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती हैं। उसके तत्पश्चात शुक्र इसमें समसूत्रीय विभाजन प्रथम होता है। इसमें उसके तत्पश्चात इसमें समसूत्रीय विभाजन प्रथम होता है। उसके तत्पश्चात इसमें समसूत्रीय विभाजन प्रथम होता है और इसमें संख्या आधी हो जाती है, और इसमें संख्या आधी हो जाती है। इन गुणसूत्रों में पुनः इन्हीं गुणसूत्रों में पुनः अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय होता है और यह यन दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार से चार प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार से चार प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर ज़्यादा तेज़ी से मैं बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं मादा में जनन। आप इसके नीचे ये फिगर बना देंगे, इसके नीचे इस प्रकार से फिगर बना देंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नीचे ये फिगर बना देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मादा में जनन मतलब ओओजिनेसिस। ठीक है, मादा में क्या है, मादा में युग्मक निर्माण का जनन ओओजिनेसिस, इसको मिटा दें। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो ये लंबा होगा ज़रूर, क्योंकि जो है आज कई दिन के बाद बना रहे हैं तो थोड़ा सा अपडेट होने में समय लगेगा और शाम तक हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम मादा में, हेडिंग डालेंगे अंडजनन ओओजिनेसिस, हेडिंग डालेंगे अंडजनन या ओओजिनेसिस, ये हेडिंग डालेंगे आप अंडजनन या ओओजिनेसिस। ठीक है, अंडजनन या ओओजिनेसिस। अब इसके पहले घटना कहानी समझिए। जैसे देखिए ये क्या होता है, ओवरी है। ओवरी में आप जानते हैं 3 प्रकार की परत पाई जाती है। कमेंट में आप लिखिए 3 प्रकार की कौन कौन सी परत पाई जाती है। कमेंट में आप लिखेंगे 3 प्रकार की कौन कौन सी परत पाई जाती है। ठीक है, विसरल पेरिटोनियम, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और जर्मिनल एपिथेलियम ना। यह जो है अंत में क्या पाई जाती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब इसी में क्या होता है, एक मातृ जननी कोशिकाओं का निर्माण होता है। वैसे देखा जाए तो मादा में जो है अंडाणु का निर्माण गर्भावस्था में ही हो जाता है और यह लाखों की संख्या में होता है। मादा में अंडाणु का जो निर्माण होता है वह गर्भावस्था में ही हो जाता है और यह लाखों की संख्या में होता है। रजोधर्म के आते तक या यौनावस्था तक इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, 6000 से 8000 के बीच में रह जाती है। और एक बार एमसी साइकिल स्टार्ट हो जाने के बाद एक बार में एक अंड उत्सर्ग का ही प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब तो मादा जनन के बारे में ही पढ़ शुरू कर दिए हैं। अब इसमें देखिए जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर अब आप जानते हैं कि इसमें 2 प्रकार के कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। जो किनारों पर होता है ये कॉर्टेक्स होता है और ये मेडुला मतलब पीठिका होती है, मतलब मैट्रिक्स होता है।
मैट्रिक्स होता है, स्ट्रोमा होता है, मध्य भाग में स्ट्रोमा होता है। इसी स्ट्रोमा के मध्य भाग में इस दीवार से सटे हुए, कॉर्टेक्स के दीवार से सटे हुए ओजीनिया मतलब अंडजननी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओजीनिया या अंडजननी कोशिकाएं होती हैं जो अंडजनन का निर्माण करती हैं, और ये अंडजनन या ओसाइट का निर्माण करती हैं जो द्विगुणित होती हैं। ये अंडजनन या ओसाइट का निर्माण करती हैं जो द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित होने के बाद इसमें क्या होता है, ये संख्या लाखों में बनती है मादा के गर्भाशय में। यह संख्या कितना बनती है, मादा के गर्भाशय में इस प्रकार की संख्या बनती है। अब इसमें क्या होता है, यह कोशिका वैसे ही पड़ी रहती है यौना अवस्था के आने तक। यह कोशिकाएं पूरी तरह से उसी में पड़ी रहती है, लेकिन इसमें यह कोशिकाओं जो पड़ी रहती है तो धीरे धीरे जैसे इनके जन्म होता है और विकास होने लगता है, इन कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन आते हैं। अब इन कोशिकाओं के चारों तरफ क्या होता है, एक ग्रेनुलर लेयर पाई जाती है। अब इस ग्रेनुलर लेयर के पाए जाने के कारण इसे प्राथमिक फॉलिकल्स कहते हैं या प्राथमिक पुटिका के नाम से जानी जाती है। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताया कि आपको सारी चीज़ें कंसेप्ट हो जाए। मैं इस चीज़ को इसमें भी बता सकता था, यहाँ पर भी बता सकता था, लेकिन ये चीज़ें मैं प्रक्रिया में बताऊँगा, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया में पढ़ाऊँगा। अभी यह अंडजनन है, अंडोत्सर्ग अलग होता है, अंडजनन अलग होता है। अंडोत्सर्ग हम बताएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे, आप चिंता ना करिए, बहुत बेहतरीन तरीके से। मादा, मैं एक पुरुष होने के बावजूद भी मैं मादा जनन इतना बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, आपको लगेगा कि यार इतना बेहतर टीचर ने बताया है कि क्या बताएं। आपको एक भी प्रश्न कहीं से छूटेगा नहीं। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रेनुलर लेयर होती है, अब ये फॉलिकल्स कहलाती है। इसे ग्रेनुलर फॉलिकल्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये प्राथमिक फॉलिकल्स कहलाते हैं या प्राथमिक पुटिका के नाम से जाने जाते हैं। क्या देख ले, प्राथमिक पुटिका के नाम से जाने जाते हैं। अब ये प्राथमिक पुटिका जो है, इसके चारों तरफ जो है फिर द्वितीय लेयर पाई जाती है। अब इसे सेकेंडरी फॉलिकल्स कह देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर फिर लेयर पाई जाती है। इस सेकेंडरी फॉलिकल्स के ऊपर फिर से लेयर पाई जाती है। अब ये फिर से जब लेयर पाई जाती है तो इसको जो है टर्सरी फॉलिकल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टर्शियरी फॉलिकल्स कहते हैं। इसे टर्शियरी फॉलिकल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, थोड़ा सा लाइट यहाँ पर ज़्यादा है, इसे थोड़ा सा लाइट की समस्या है, लाइट है नहीं, और इन्वर्टर भी आज काम नहीं कर रहा है, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा लाइट डीप है। आप लोग थोड़ा सा इसको कंप्रोमाइज़ करिए, और मैं देखता हूँ किसी तरीके से। अब तो लगता है हमें सही हो गया होगा, तो यहाँ से दिख रहा है, सही दिख रहा है। थोड़ा सा चेहरा मेरा सही नहीं आएगा, बाकी जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि ये जो तीसरी लेयर बनाती है, इस तीसरी लेयर में दो प्रकार की परत पाई जाती है। एक होता है, अच्छा ये जो दूसरी लेयर बनी है, यहाँ पर जो सेकेंडरी फॉलिकल्स बना है, इसमें देखिए एक थीका और एक ग्रेनुलर सेल होती हैं। थीका बाहर वाली होती है, ग्रेनुलर सेल अंदर वाली होती है। थीका बाहर वाली होती है और ग्रेनुलर सेल अंदर वाली होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब यह तृतीय फॉलिकल्स या टर्सरी फॉलिकल्स का निर्माण कर लेती है, तो उसमें जो है यह एक्सटर्नल थीका, इंटरनल थीका, ग्रेनुलोसा या ग्रेनुलर लेयर, ग्रेनुलर सेल के बाद इसमें क्या होता है, यह पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है। इसे ही ग्रोथ अवस्था या वृद्धि अवस्था कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद यह कब होता है, जब यमसी यौनावस्था में यमसी साइकिल या रजोधर्म या मेनेस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब इसमें जो है दो प्रकार की कोशिका का बन जाती है, एक प्राइमरी ओओसाइट और सेकेंडरी ओओसाइट। प्राइमरी ओओसाइट में प्राथमिक पोलर बॉडी का निर्माण करती है, ध्रुवीय काय का निर्माण करती हैं, और सेकेंडरी ओओसाइट, जो सेकेंडरी ओओसाइट था वो सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण कर लेती हैं। अब सेकेंडरी ओसाइट के ऊपर चारों तरफ से विभाजन होने लगता है। अब ये चारों तरफ से अपना एक प्रकार से लेयर बना लेती है। ये जो प्राथमिक लेयर से कोरोना रेनिएटा कहा जाता है, और दूसरी जो परत होती है इसे जोना पेलिसुडा कहा जाता है, और ये अंतिम में जो है आप तो सेकेंडरी ओसाइट है।
सेकेंडरी ओसाइट है। इसके बीच में जो द्रव्य भरा रहता है, गाढ़ा द्रव्य भरा रहता है, इस द्रव्य को एंट्रम कैविटी कहा जाता है। ये जो बीच में ये जो भाग है इसे ही एंट्रम कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंट्रम कैविटी, एंट्रम कैविटी कहा जाता है। इतनी चीज़ें समझ में आई? ठीक है, इतनी चीज़ें समझिए। इस प्रकार की प्रक्रिया को, यह फाइनल अंडजनन, इस प्रकार से फाइनल ओवा का निर्माण होता है। ठीक है, हेडिंग डालकर लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे मादा में अंडाणु का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाता है। मादा में अंडाणु का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है, मतलब जब मादा गर्भाशय में ही रहती है तो इस प्रकार से में अंडाणु का निर्माण हो जाता है, भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। और इसे अंडजननी कोशिका कहते हैं, जिसे अंडजननीय कोशिका कहते हैं। ये अंडजननी कोशिका कहते हैं। अंडजनन की प्रक्रिया में मादा अंडाशय में भ्रूणीय अवस्था में गुरु शुरू हो जाती है, इसे अंडाशय में अंडजननी कोशिका कहते हैं। यह कोशिका लगभग 20 लाख से अधिक, यह कोशिका लगभग 20 लाख से अधिक संख्या में पाई जाती है। यह कोशिका लगभग 20 लाख से अधिक संख्या में पाई जाती है और पूर्ण रूप से यह मादा के अंडाणु में, ओवरी में पड़ी रहती है। कुछ समय बाद या जैसे ही यौनावस्था प्रारंभ होता है, यौनावस्था प्रारंभ होता है, इन प्राइमरी कोशिकाओं में या प्राइमरी जनन कोशिकाओं में चारों तरफ एक परत पाई जाती है, चारों तरफ एक परत या पुटिका पाई जाती है, जिसे फॉलिकल्स या प्राथमिक पुटिका कहते हैं, जिसे फॉलिकल्स या प्राथमिक पुटिका कहते हैं। यह प्राथमिक पुटिका में द्वितीयक लेयर पाई जाती है और तृतीयक लेयर पाई जाती है। तृतीयक लेयर एक्सथिका और एक्सटर्ना थिका और इंटरना थिका के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ लिख देंगे, आपको मेंशन करना जरूरत नहीं है। इसके बाद लिखेंगे जैसे ही रजोधर्म प्रारंभ होता है या यौनावस्था के बाद, लिखेंगे जैसे ही यौनावस्था के बाद रजोधर्म प्रारंभ होता है, जैसे ही यौनावस्था के बाद रजोधर्म प्रारंभ होता है। ठीक है, इस तृतीय टर्सरीय फॉलिकल्स कोशिकाओं में, टर्सरीय फॉलिकल कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस फर्स्ट की घटना घटित होती है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट की घटना घटित होती है। मियोसिस फर्स्ट की घटना घटित होती है और दो प्रकार की कोशिकाओं का, ये लिखते जाएंगे अब, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये एक प्राथमिक ओओसाइड और द्वितीयक ओओसाइड। प्राथमिक ओओसाइड आगे चलकर ये ध्रुवीय बॉडी का निर्माण करती हैं और द्वितीयक ओओसाइड जाकर के द्वितीय ओओसाइड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से द्वितीयक ओसाइड एक प्रकार के नए अंडाणु का जन्म देती हैं और ये इसी प्रकार की प्रक्रिया को मादा में अंडाणु जनन कहा जाता है। इस प्रकार से द्वितीयक ओसाइड आगे चल करके एक अंडाणु का निर्माण करती हैं और इस प्रक्रिया को ही अंडाणु जनन कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अंडाणु उत्सर्ग, मतलब मादा में अंडाणु का उत्सर्जन कैसे होता है या प्रक्रिया, अंडाणु के उत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लाइट की वजह से आज वीडियो में थोड़ा सा छाही होगा या कहीं कहीं थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, तो आप इस प्रकार के, भाई आधा वीडियो अपलोड हो गया था तब लाइट कटी थी और इन्वर्टर का कनेक्शन भी आज जोड़ा नहीं है और हम बीच में लेक्चर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। इस चीज़ का हमें जानकारी नहीं था कि लाइट कट जाएगी। फिलहाल आप लोग सिर्फ पढ़ने पर फोकस करिए, जो भी आज चीज़ें नहीं समझ में आप क्लास में हमको पूछिएगा कि सर ये चीज़ को नहीं समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।